हेलो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की केमिस्ट्री को ही आगे एक्सटेंड करते हुए हम आज कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिख रखा है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स? तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने हुए कंपाउंड्स हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये भी कुछ हो सकते हैं, बट बल्क पार्ट ऑफ द मास जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें एक हमारे पास आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये वो हाइड्रोकार्बन होता है जहां कंपाउंड के अंदर आपको सिर्फ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स नजर आते हैं, कहीं पे कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आता। अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है या आपको कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो प्लीज रिमेंबर ये अनसैचुरेशन की निशानी नहीं है, आप इसे सैचुरेटेड ही कहेंगे। आपको ये चेक करना है कि कार्बन कार्बन में कहीं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप बेखौफ कहें कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बट अगर किसी कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नजर आए एक या ज्यादा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजर आए एक या ज्यादा, तो आप डेफिनेटली उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये सिंपल सी कैटेगराइजेशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। दूसरा पॉइंट देखें, हाइड्रोकार्बन्स को दो और कैटेगरीज में बांटा गया है। एक हमारे पास आता है एसाइक्लिक और एक हमारे पास आता है साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जिसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा। जैसे अभी मैं शो कर रहा था, ये कार्बन कार्बन की एक लंबी चेन, ये आपका एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कैटेगराइजेशन है। मतलब ये एक स्ट्रेट चेन बनती जा रही है। अगर इस स्ट्रेट चेन में कहीं आपको कार्बन की कोई ब्रांच नजर आती है तो आप इसे फिर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ना कह के ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ब्रांच कहां है? सी हियर, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ऐसा। शुड आई से इट ए ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन? नो, दिस इज नॉट ए ब्रांच। मेरे यहां नीचे लिखने से ये ब्रांच नहीं बन रही। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किनारे पे ब्रांच नहीं होती। तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच में कहीं कार्बन आपको अगर दिखाया जा रहा है, देन ओनली यू विल से इट ए ब्रांच। मैं कार्बन की इस चेन को कितना ही बड़ा करता जाऊं, यूं घुमाता चला जाऊं, ये कोई ब्रांच नहीं है। ये सिंपली चेन का एक्सटेंशन है। आई विल कॉल इट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। जब तक लास्ट और फर्स्ट के बीच के किसी कार्बन पे आपको ऐसा कार्बन टर्मिनस दिखाई नहीं देता, तब तक आप उसे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए आप, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? मींस कोई रिंग बन रहा हो, लाइक सी लाइक दिस। ये आपके पास एक रिंग बन रहा है, या ये आपके पास कार्बन कार्बन्स का एक रिंग बन रहा है। डेफिनेटली उसके टेट्रावेलेंट कैरेक्टर की वजह से उसके साथ एच लगे हुए होंगे, जो मैं दिखा नहीं रहा, अंडरस्टूड रहेगा ये बात। बट साइक्लिक का मतलब क्या है? कार्बन्स ने इस तरह से कुछ साइकिल्स बनाई हुई हैं। ये आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, जो दो कैटेगरीज में पहले मैंने डिवाइड किए हुए हैं। एक आता है होमोसाइक्लिक और एक आता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे एटम्स कार्बन होते हैं, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में कोई एक एटम कार्बन के अलावा या ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहां मैंने नाइट्रोजन दिखाया, या यहां पे मैं आपको ऑक्सीजन दिखा रहा हूं दो कार्बन्स के साथ। तो अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और आपके सामने, ये थोड़ा सा कट रहा है यहां पे, तो ऊपर बना देता हूं मैं ये दोनों, सी लाइक दिस। ये देखें आप, ये हेट्रोसाइक्लिक आपके पास कंपाउंड होगा, और आप इसको देखें तो ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको नाइट्रोजन या ऑक्सीजन रिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहां पे आप देखें सारे कार्बन्स दिखाए हैं मैंने, यहां पे सारे कार्बन्स दिखाए हैं, यहां पे सारे कार्बन्स दिखाए हैं, तो ये आपके सामने एक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। एक और डिवीजन यहां पे साइक्लिक कंपाउंड्स का मैंने लिखा हुआ है, बट उसको जाने से पहले एक बार मैं सारा रिकॉल करता हूं क्या क्या बताया आपको। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन के बने कंपाउंड्स हैं। सैचुरेटेड अगर सिर्फ कार्बन कार्बन में सारी जगहों पे सिंगल बॉन्ड दिखे, और अगर कहीं पे भी कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल दिखे तो सैचुरेटेड की बजाय अनसैचुरेटेड होगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसैचुरेशन काउंट नहीं करना। दो तरह के हाइड्रोकार्बन बोले, एसाइक्लिक, साइक्लिक।
एसाइक्लिक में स्ट्रेट चेन हो सकती है या ब्रांचिंग हो सकता है, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं, या हेट्रोसाइक्लिक कोई एक या ज्यादा कार्बन के अलावा भी एटम हो सकता है। नेक्स्ट साइक्लिक की कैटेगराइजेशन देखें आप, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहती है ये। वन बाय वन सभी को समझने की कोशिश करें। कौन सा साइकिल आपके पास एरोमेटिक है, ज्यादा डिटेल नहीं समझा पाऊंगा, अगले चैप्टर में मुझे समझाना होगा ऑर्गेनिक के, बट एक बार इंट्रोडक्टरी आपको बता के चलता हूं। बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। ये बहुत ही पार्शियली करेक्ट डेफिनेशन होगी। एरोमेटिक कौन है? जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जहां n आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2, 1 पुट करेंगे तो 6, 2 पुट करेंगे तो 10 एंड सो ऑन। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर सिस्टम के अंदर मौजूद हों, एक कंडीशन। साइक्लिक तो ऑब्वियसली होगा ही सही, प्लेनर स्ट्रक्चर हो। साइक्लिक तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका। और तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं यहां पे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके घूमने की कैपेसिटी रखने वाले होने चाहिए। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, CH2 CH CH। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, और एक मेरे पास ये कंपाउंड है, ये आपका बेंजीन C6H6। ये कार्बन्स सभी को बताइए, 10th में भी आता था थोड़ा बहुत, और डिटेल में जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे आने वाले 1-2 लेक्चर पे ओवर होते नजर आएंगे। ये उनके साथ लगे X। क्या ये रिंग, एक और लिख देता हूं, सी है, तीनों ही समझ में आ जाएंगे। ये 3 रिंग दिखा दिए मैंने, तीनों मैंने होमोसाइक्लिक चूज किए हैं, मतलब कार्बन के बने हुए रिंग्स हैं। एक इनमें एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है, और एक एंटी एरोमेटिक है। बहुत ब्रीफ समझाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल डिस्क्राइब करेंगे हम इसको। सी हियर, मैंने ये कंडीशन बोली थी एरोमेटिसिटी के लिए, 2 या 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं, ये 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे नहीं है 6, 4 है यहां पे। 2 बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहां पे देखेंगे तो 2 हैं। तो मतलब इन दोनों पे फोकस है, ये दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं। साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। प्लेनर, हाँ ये प्लेनर है। मुझे कैसे पता चला प्लेनर है? सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिख रहा है, सभी के साथ एक पाई बॉन्ड है, तो sp2 में प्लेनर बनता है। लेकिन यहां ध्यान दें, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर नहीं होगा, तो यहां पे ये पीछे रह गया है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यूं घूमते रहते हैं, यूं मूव करते रहते हैं। ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर पे ही समझना होगा कि कैसे घूम रहे होते हैं। बेंजीन की केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तभी मैंने बोला कि एरोमेटिसिटी हम लोग ऑर्गेनिक जब फिनिश कर रहे होंगे तब दोबारा से लेके आएंगे। बट जस्ट समझिए, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाते, यहीं इन 2 कार्बन्स के बीच में ही पड़े रहते हैं। कोई इस तरह का डीलोकेलाइजेशन रेजोनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे क्लियरली पता चल गया ये 3 सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही हैं सिर्फ बेंजीन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि बेंजीन एक एरोमेटिक सब्सटेंस है। और किसी भी सब्सटेंस का एरोमेटिक होना मतलब अल्टीमेट स्टेबल होना, हाईली स्टेबल होना। तो बेंजीन एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसको और इसको देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, ये एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक के लिए भी सिचुएशन होती है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर हो, और डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वही 3 बातें, बस इतना ही फर्क है, 4n+2 की बजाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो n की वैल्यू पुट कीजिए, 0, 2, 4 एंड 8 एंड सो, इस तरह से। तो अब यहां पे देख पा रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डेफिनेटली है। डीलोकेलाइजेशन है, हाँ हो सकता है डीलोकेलाइजेशन, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक होना मतलब हाईली अनस्टेबल होना। अगर किसी कंपाउंड में एंटी एरोमेटिसिटी मौजूद है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है,
बहुत जल्दी रिएक्शंस कर जाएगा। और अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इतनी आसानी से रिएक्शंस वहां पे नहीं होने वाली। और जिसमें ये दोनों कंडीशंस नहीं है वो आपका नॉन एरोमेटिक। तो आप समझ गए, ये वाला आपका नॉन एरोमेटिक था, ये आपका एरोमेटिक था, और ये आपका एंटी एरोमेटिक था। ये मैंने जस्ट ब्रीफ समझाया है, डिटेल बहुत सारी बातें करनी है, बट वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके ही करेंगे। यहां अभी हम बस इतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये दो टर्म्स मैंने यहां पे दिखा रखी हैं जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी थी, होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। तो पहले एक बार होमोलोगस सीरीज पे फोकस करता हूं। होमोलोगस सीरीज है क्या? ये कुछ कंपाउंड्स की एक फैमिली है जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फैमिली के अंदर जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ग्रेजुअल चेंज रहता है। लाइक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है तो बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना है तो बढ़ता ही जाएगा सीरीज में बड़े मेंबर्स के अंदर। मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स में देखूं तो 14 AMU का डिफरेंस नजर आता है, और फॉर्मूले में अगर देखूं तो CH2 का डिफरेंस नजर आता है। सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई भी नई बात नहीं बता रहा। तो ऐसी एक होमोलोगस सीरीज बनती है हमारे सामने। कितनी तरह की होमोलोगस सीरीज है? तो 15-20 तरह की हो सकती है। 10th में 3-4 तरह की बताई जाती थी। मैं सबसे पहले बेसिक 3 होमोलोगस सीरीज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक हमारे पास आती है एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज, एक हमारे पास आती है एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज, और एक हमारे पास आती है एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो बहुत सारी लिख सकता हूं। लाइक हो सकता है आपने 10th में पढ़ी हो, एक साइक्लोएल्केन्स की होमोलोगस सीरीज आती है, एक डाइंस की होमोलोगस सीरीज आती है, एक साइक्लोएल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज आती है, और ऐसे ही आगे बोलता जाऊं तो बहुत सारी होमोलोगस सीरीज हैं। सभी के बारे में हम यहाँ पे 11th क्लास के अंदर बात करेंगे, बट अभी शुरुआत में बस इन 4 पे ही फोकस रख लेता हूं मैं। एल्केन्स की जो होमोलोगस सीरीज है, मतलब एल्केन्स के जो मेंबर्स हैं, उनका जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस तरह का होता है, CnH2n+2। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2, और इसका भी रहेगा CnH2n। आप कहेंगे सर ये तो साइक्लोएल्केन और एल्कीन तो आपने एक जैसा लिख दिया। हाँ, तो फॉर्मूला सेम होता है। फिर फर्क क्या है? फर्क जो है वो आपको अभी अपीयर होगा, उसके स्ट्रक्चर में, उसके कैरेक्टर्स में कुछ फर्क रहता है। एल्कीन्स के अगर मैं मेंबर्स देखूं, इस फैमिली के मेंबर्स अगर मैं देखूं तो मैं N की वैल्यू पुट करता जाऊंगा। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास एक सीरीज बनती चली जाएगी जिसमें मैं इनफाइनाइट मेंबर्स पुट कर सकता हूं। 5-6 तक हम लोग जनरली स्टडी करके और रुक जाते हैं। 5 तक की अभी फिलहाल सीक्वेंस रख लेता हूं। एल्कीन्स में वहीं मैं जाके देखूं और N की वैल्यूज पुट करूं तो CH2, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ये हमारे पास एक एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज बनेगी। एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज देखूं तो सेम ऐसे ही मैं N का वैल्यू पुट करूं तो ये आपके पास N का वैल्यू 1 पुट किए जाने पे C1H0, मतलब H है ही नहीं, तो इससे कोई मेंबर नहीं बन पा रहा। एल्काइंस से शुरू 2 से शुरू कर देता हूं, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 एंड सो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और साइक्लोएल्केन्स को देखूंगा तो वो भी फिर वैसा ही जैसा अभी 2 मिनट पहले हुआ था, CH2, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, इस तरह से हमारे पास साइक्लोएल्केन्स के होमोलोगस मेंबर्स बनते चले जाएंगे। अगर आप इन सभी मेंबर्स के अंदर ऑब्जर्व करें, इन सभी मेंबर्स में आप देखें, लाइक यहां से यहां पे आए तो CH2 ऐड हो रहा है, मतलब फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है। यहां से यहां पे जाएं तो फिर CH2 का डिफरेंस है, मतलब इसमें CH2 ऐड हो रहा है, और सभी जगहों पे ऐसा ही हो रहा है। जो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स आ रहे हैं उनमें CH2 का डिफरेंस है। अगर मास कैलकुलेट करें तो इसका मास 16 आ रहा है, इसका मास 30, इसका मास 44, इसका मास 58, इसका मास कैलकुलेट करते जाएं 72। हर कदम पे आपको 14 AMU का डिफरेंस नजर आएगा, और सभी में ऐसा ही होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो सबकी एक जैसी है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है तो ये सब कर सकते हैं, ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ये कोई भी सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर मैं यहां पे ब्रोमीन को ऐड कर सकता हूं तो सभी में ऐड कर सकता हूं, यहां पे मैं 2 मोल ब्रोमीन ऐड कर सकता हूं तो सभी में कर सकता हूं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आता है। ग्रेजुअल चेंज मतलब बॉइलिंग पॉइंट है तो वो बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, सभी में ऐसा ही होता है। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज बनती है। कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करता हूं। हमें लगता है कि साइक्लोएल्केन्स और एल्कीन्स तो एक जैसे ही बनाए हैं सर आपने, तो क्या डिफरेंस है? देखो साइक्लोएल्केन्स में आपको एक साइकिल बनता नजर आएगा, डेफिनेटली साइकिल बनता नजर आएगा, जो कि एल्कीन्स के अंदर आपको एक डबल बॉन्ड नजर आएगा, ये मैंडेटरी है। अब क्योंकि एक डबल बॉन्ड आना है कार्बन के साथ, तो एक कार्बन की स्पीसीज तो हो ही नहीं सकती, तो ये CH2 तो जस्ट एक बोझ है, इसको तो हटाओ यहां से, ये तो मेंबर है ही नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना मस्ट है। सिमिलरली यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल आना मस्ट है, तो कार्बन कार्बन जब ट्रिपल आना मस्ट है तो फिर ये C1 तो हो ही नहीं सकता, इसको भी हटा दो। तो यानी कि एल्केन्स का पहला मेंबर एक कार्बन का था, एल्कीन्स का पहला मेंबर दो कार्बन था, एल्काइंस का पहला मेंबर दो कार्बन का था। अब मुझे जब साइकिल बनाना होगा तो साइकिल तो कम से कम 3 कार्बन से बन सकता है, 2 कार्बन से साइकिल ही नहीं बन सकता। तो फिर आपका साइक्लोएल्केन का पहला मेंबर C3H6 होगा, और इस तरह से आप अपनी इस सीक्वेंस को एक्सटेंड करेंगे। ये हमारे पास साइक्लोएल्केन्स की सीक्वेंशियल अरेंजमेंट प्रिपेयर होगी। चलें आगे बढ़ते हैं, एक बार सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स पे फोकस करेंगे। एल्केन्स के जो ये मेंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, इनमें एक कंडीशन रहेगी कि सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे, डबल बॉन्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक होमोलोगस सीरीज है, जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज थी। वहीं मैं साइक्लोएल्केन पे चला जाऊं तो वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही कैटेगरी थी, क्योंकि कार्बन कार्बन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा था। CH4 मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसा होगा, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, कौन इसके साथ बॉन्डेड होगा। तो देखिए एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन्स हैं। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हुए आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कार्बन को सदा 4 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं। बस इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे, और हेलोजन्स को 1 बॉन्ड बनाना है, ये भी याद लीजिए। जैसे अभी तो फिलहाल एल्केन्स को ही लेके चल रहा हूं मैं, तो कार्बन के साथ मैं यहां 4H अगर ऐसे दिखा दूं तो ये मेरे पास एल्केन का एक स्ट्रक्चर यानी कि मीथेन का यानी कि CH4 का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, कोई भी पॉसिबल नहीं है। यही एक स्ट्रक्चर मीथेन का बन सकता था, जहां एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हों। C2H6 को देखिए, 2 कार्बन हैं, उसके साथ 6 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो 3 एक के साथ लगा देता हूं, 3 एक के साथ लगा देता हूं। आप कोशिश करें किसी भी तरह से कोई और स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की, बस इस कंडीशन को याद रखें कि कार्बन के साथ मुझे 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बनाने हैं, हाइड्रोजन के साथ 1, ऑक्सीजन के साथ 2, नाइट्रोजन के साथ 3, हेलोजन के साथ 1। तो आपको इसके अलावा C2H6 का कोई और स्ट्रक्चर बन के नजर ही नहीं आएगा। C3H8 पे देखता हूं, 3 कार्बन, इसके साथ 3H लगा देता हूं, इसके साथ भी 3H लगा, 2H लगा देता हूं, और इसके साथ भी 3H लगा देता हूं। तो ये आपका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। आप कोई और सोचें, आप सोचें नहीं सर साइक्लिक हो सकता था, 3 कार्बन को ऐसे लगा देते हो, तो आप देखो 2H लगा रहा हूं, 2 यहां लगा रहा हूं, 2H यहां लगा रहा हूं, 2H बच गए, तो 2H बच गए तो उनको कहां फेंकूं, रिजल्टिंग C3H8 तो नहीं बन पाया ना, साइकिल बन ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ यही बन सकते हैं। ये आपका 3 कार्बन का C3H8 कुछ इस तरह से बॉन्डेड होगा। C4H10 को देखें, ये 4 कार्बन ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं, उनके साथ ये 3H लगा दिए, ये 2H लगा दिए, ये 2H लगा दिए, और ये 3H लगा दिए। ये ब्यूटेन, नाम को छोड़ो, बट ये C4H10 है। क्या 4 कार्बन को ऐसे नहीं लगाया जा सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन होते और 1 कार्बन आपका ब्रांच की फॉर्म में होता? तो हाँ, डेफिनेटली ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब देखें क्या कर रहा हूं मैं, ये 3H यहां लगा रहा हूं, ये 3H यहां लगा रहा हूं, और ये 3H यहां लगा रहा हूं, 1H यहां लगा रहा हूं, तो वही 10H लगाए हैं मैंने। बट अब की बार क्या हुआ, C4H8 के 2 स्ट्रक्चर बन पाए। एक और छोटा सा पॉइंट समझे, यहां इन मॉलिक्यूल्स को इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में कभी भी नहीं दिखाते। लाइक मुझे CH4 को दिखाना होगा तो मैं सिंपली ऐसे इसको कंडेंस करके लिख देता हूं
CH4। या इसको मुझे दिखाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस C के साथ 3H दिखा दूंगा, इस C के साथ 3H दिखा दूंगा। इवन सिंगल बॉन्ड्स को भी रेयरली दिखाते हैं, खाली यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH3। आपको अपने आप समझना होता है कि कार्बन कार्बन आपस में अटैच्ड हैं, इस कार्बन के साथ 3H है, इस कार्बन के साथ 3H है। इसको ऐसे भी दिखा देते हैं CH3 CH3, तो भी आपको अपने आप समझना होता है कि हाँ ये कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जो दिखा रखा है बुक में उसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन किसके साथ अटैच्ड है। इस पे आ जाइए, ये 3 कार्बन वाला CH3 CH2 CH3, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। इसको ऐसे भी दिखा देता हूं मैं अभी फॉर द टाइम बिंग स्टार्टिंग पे, बट बाद में अंडरस्टूड रहेगा, सिंगल बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही कनेक्टेड रहते हैं। ये आपका 3 कार्बन का एल्केन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला या ये 3 कार्बन वाला, इसके अलावा कोई और उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। ये जो 2 एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुई, ये 4 कार्बन से शुरू हुई। तो एक बार मैं ये 1 2 3 वाले हटा देता हूं और सिर्फ 4 वाले पे फोकस करा रहा हूं। सी हियर वेरी केयरफुली, ये आपका कार्बन जिसके साथ 3H लगा रखे हैं CH3, ये नेक्स्ट कार्बन जिसके साथ 2H लगा रखे हैं, ये नेक्स्ट कार्बन जिसके साथ 2H लगा रखे हैं, ये नेक्स्ट कार्बन जिसके साथ फिर 3H लगा रखे हैं। आप इसको ऐसे लिखें और बुक में ऐसा लिखा पाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि उन्होंने तो आपके उस सिंगल बॉन्ड को दिखाना ही नहीं है। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला रहता है, कंडेंस करके ऐसे सभी एटम्स को इकट्ठा लिख देते हैं और उसके बाद हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि वो क्या था। इसको देखें आप, CH3, ये C, इसके साथ एक H और एक CH3 और ये वाला CH3, ऊपर नीचे कैसे दिखाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फिर एक CH3। अभी रुकिए, अभी और भी कंडेंस करूंगा, CH3 CH CH3 CH3, सिंगल बॉन्ड भी नहीं दिखाना है मुझे, तो CH3 CH, ये जो ब्रांच है इसको ब्रैकेटेड करके लिख रहा हूं, CH3 CH3। ये सब उसको लिखने के तरीके हैं, आपको अपने आप समझना होगा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये बीच में कहीं ब्रैकेटेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट आगे या पीछे वाले के साथ ब्रांच है, जिसको अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसी के साथ आप उस ब्रांच को अटैच करेंगे। जैसे यहां मुझे 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे थे, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेटेड है वो यहाँ पे ब्रांच की फॉर्म में मौजूद है। ये भी आपका एक सही स्ट्रक्चर था, जिसका फॉर्मूला आपको मिल रहा था C4H10, यानी कि एल्केन्स का चौथा मेंबर, और ये भी आपका वही एक कंपाउंड है, 3 रूप में अलग अलग दिखाया है मैंने, ये भी वही है C4H10। अगर आप इसको और इसको देखें, या इसको और इसको देखें, या इसको और इसको देखें, किसी को भी देखें, हाँ, इनको और इनको मत देखिएगा, ये और ये तो एक ही बात है, सिर्फ उसके लिखने का फर्क है, या ये और ये तो एक ही बात है, उसके सिर्फ लिखने भर का फर्क है। तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों हटा देता हूं और इन 2 पे नजर डालता हूं। C4H10, जहां आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर मिले, एक ये जो आपके पास ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन था, और एक ये जो आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क था। इन दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों आइसोमर्स टू ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और इस तरह से जब कोई मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें कोई 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। उन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। C5H12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। C5H12, 5 कार्बन ऐसे हो सकते थे मेरे पास। ऐसा भी हो सकता था कि 4 कार्बन की चेन हो, एक ब्रांच हो, और ऐसा भी हो सकता था कि 3 कार्बन की चेन हो और सेंटर वाले पे 2 ब्रांचेस हो। अब मेरे पास 12 हाइड्रोजन्स थे, 3 इसके साथ लगाऊंगा। अलग अलग दिखा सकता था ऐसे, बट अभी आप समझ ही चुके हैं बात को कि कंडेंस करके मुझे दिखाना होता है। जनरली तो मैं इस तरह से सभी बॉन्ड्स को दिखाने का फेवर नहीं रखता। आपको अब समझ जाना है अपने आप कि ये इस तरह का आपका प्रोपेन है, सॉरी इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। C5H12 पेंटेन नाम होता है वैसे, बट नाम अभी समझाऊंगा। इसके साथ 3H लगाने हैं मुझे,
3 इसके साथ लगाने हैं, 4 बॉन्ड पूरे करना मेरा टारगेट है। तो उसके लिए जितनी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से मैं एच लगाता चला जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 12 एच मैंने पूरे कर दिए हैं और 12 एच पूरे करते ही मेरा ये कंपाउंड तैयार है। यहाँ पे भी मुझे वही 12 एच लगाने थे, तो सभी को 3-3 दे रहा हूं, सभी का बॉन्ड जो उसका कोवेलेंसी है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मेरे पास फिर दोबारा से आप देखें तो C5H12 है, C5H12 है और C5H12 है, मतलब तीनों आइसोमर्स हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पाएगा। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म भी इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। और अगर मुझे इसे दिखाना है तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा सकता था, C लाइक दिस, रादर इस बॉन्ड को भी दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसको मुझे दिखाना है तो CH3 CH2 CH ब्रांच को ब्रैकेटेड करके दिखाऊंगा और CH3। इसको जब मुझे दिखाना होगा CH3 ट्वाइस CH3 एंड CH3, C लाइक दिस। ये वो कार्बन जिसके साथ एक मिथाइल, 2 ब्रांच, एक फिर आगे मिथाइल। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका C5H12 है, ये भी आपका C5H12 है और ये भी आपका C5H12 है। तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसा डिफरेंट है? ये 3 कार्बन्स की एक चेन थी, 2 ब्रांच लगी हुई थी। ये 4 कार्बन्स की एक चेन थी, 1 ब्रांच लगी हुई थी। और ये अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन था। तो स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली डिफरेंट है, तीनों आइसोमर्स हैं। लेकिन C5H12 को देख के आप ये कतई आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि वो ये है या ये है। तो वो तब पता चलेगा आपको जब वो इस तरह से एक्सपेंडेड या बॉन्डेड या कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दिखाया हुआ होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप कुछ खास प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इन 3 के बारे में कर पा रहे थे क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर बनता था, लेकिन यहाँ आपने देखा कि 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ आपने देखा 3 बन रहे हैं। और अगर मैं 6 कार्बन्स पे ट्राई करूंगा तो 5 बनेंगे, 10 कार्बन्स पे ट्राई करूंगा तो 30 बनेंगे और 30 कार्बन्स पे ट्राई करूंगा तो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो मैं ऐसा कोई ट्राई नहीं करने वाला। जस्ट इतना रिकॉल्ड रखें, याद रखें कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के, एल्केन के किसी एक मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हम उसके स्ट्रक्चर की कतई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जब तक कि हमें वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड या इस तरह से कंडेंस्ड ना दिखा रखा हो। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर दोबारा से इसी टॉपिक को उठा के लाएंगे और देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3D के अंदर कैसे समझना है, 2D में कैसे लिखना है, या उसके फॉर्मूले रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंक्लूड करेंगे। अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए, बुक पे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। गुड बाय।